आज के वीडियो में हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन के बारे में। यानी कि ऑक्सीडेशन को हिंदी में कहते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया और रिडक्शन को कहते हैं अवकरण। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या होता है, तो या तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीजन ऐड होता है, या तो ऑक्सीजन ऐड होगा, या तो हाइड्रोजन रिमूव होगा, तब हम उसको ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। यानी कि कोई भी रिएक्शन अगर उसमें ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो वो ऑक्सीडेशन है, या फिर ऑक्सीजन ऐड नहीं होके हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है तो फिर वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। यानी कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया वो अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है और हाइड्रोजन का निष्कासन होता है। जैसे कि C+O2 अगर ये मिल के बनाया CO2 तो ये इस केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, यानी कि ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। अब अगर Zn+H2SO4 को देखा जाए तो इधर बनता है ZnSO4 प्लस का H2। यहाँ पे हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, यानी कि ये भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। तो कोई भी केमिकल रिएक्शन अगर उसमें ऑक्सीजन का ऐड हो या फिर हाइड्रोजन का रिमूवल हो तो वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, यानी कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। तो एग्जाम्पल में हम याद रख सकते हैं C+O2 बनता है CO2, Zn+H2SO4 बनेगा ZnSO4 प्लस H2। इसी तरीके से इसके और एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो हमको बस इतना ध्यान देना है कि ऑक्सीजन ऐड हो रहा हो और हाइड्रोजन रिमूव, तो फिर वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। अब बात करते हैं रिडक्शन रिएक्शन के बारे में। तो अब रिडक्शन रिएक्शन जिसको कि हिंदी में कहेंगे अवकरण अभिक्रिया, अवकरण अभिक्रिया। तो इसमें क्या होगा, तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में अगर हाइड्रोजन ऐड होता हो और ऑक्सीजन रिमूव होता हो तो फिर हम उसको कहते हैं रिडक्शन रिएक्शन। यानी कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया अगर उसमें हाइड्रोजन का संयोग होता हो और ऑक्सीजन रिमूव होता हो, या तो हाइड्रोजन का संयोग या फिर ऑक्सीजन रिमूव हो, तो वो रिडक्शन रिएक्शन यानी कि अवकरण अभिक्रिया है। तो दोनों इसमें बस डिफरेंस इतना है कि ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन ऐड होता है और हाइड्रोजन रिमूव होता है। यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड होगा और ऑक्सीजन रिमूव होगा। देखा जाए तो जस्ट अपोजिट है दोनों। तो इसमें एग्जाम्पल के लिए H2 प्लस Cl2 इधर बनता है 2HCl। तो यहाँ पे हाइड्रोजन का ऐड हो रहा है, इसीलिए ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। अब बात करते हैं CuO प्लस का H2, तो इधर बनता है Cu प्लस का H2O। तो ये भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, सॉरी रिडक्शन रिएक्शन है। इसी तरीके से इसके और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो बस हमको इतना देखना है कि हाइड्रोजन ऐड होता हो और ऑक्सीजन रिमूव होता हो तो वो रिडक्शन रिएक्शन है, यानी कि अवकरण अभिक्रिया है। अब हम बात करते हैं रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में, यानी कि रेडॉक्स अभिक्रिया के बारे में कि रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होते हैं। तो ऑक्सीडेशन एवं रिडक्शन हमेशा साथ साथ होता है, यानी कि ऑक्सीकरण एवं अवकरण हमेशा साथ साथ होता है। इसे ही हम रेडॉक्स रिएक्शन यानी कि रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं।
हमेशा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक ही साथ होंगे, इसीलिए उनको हम रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। तो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन यानी ऑक्सीकरण अवकरण जब एक साथ होता है, हमेशा ये एक साथ होंगे, इसीलिए इसको रेडॉक्स रिएक्शन भी कहा जाता है। तो एग्जाम्पल में हम याद रख सकते हैं H2 + Cl2 इधर बनता है 2HCl, जैसा कि अभी हमने देखा था CuO प्लस का H2, तो इधर बनेगा Cu + H2O। तो ये सब रेडॉक्स रिएक्शन के एग्जाम्पल हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन ऐड होगा या फिर हाइड्रोजन रिमूव होगा, रिडक्शन में हाइड्रोजन ऐड होगा या फिर ऑक्सीजन रिमूव होगा, और रेडॉक्स में क्या है, तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हमेशा एक साथ होता है, तो उसे ही हम रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। तो इसी के साथ हमारा केमिकल रिएक्शन खत्म हो गया। तो अभी हमने लगभग 8 से 9 टाइप के केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़े हैं। इनमें से किन्हीं भी 5 केमिकल रिएक्शंस को अच्छे से याद करना कंपलसरी है, क्योंकि 5 मार्क्स में बोला जाएगा कि राइट एनी 5 केमिकल रिएक्शंस विथ एग्जाम्पल्स, यानी वहाँ पे आपको 5 केमिकल रिएक्शंस लिखने पड़ेंगे। तो अब हम बात करेंगे कि कंबसन क्या होते हैं, यानी दहन क्या होते हैं, कोरिजन क्या होते हैं और रेंसिडिटी क्या होते हैं। तो उससे पहले ये जान लेते हैं कि जिसका भी ऑक्सीडेशन होता है, जिस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन होता है, उसे हम रिडसिंग एजेंट कहते हैं। जिसका ऑक्सीडेशन होगा उसे रिडसिंग एजेंट, और जिसका रिडक्शन होगा, जिसका भी रिडक्शन होगा उसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसका ऑक्सीडेशन उसको रिडसिंग एजेंट, और जिसका रिडक्शन उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी जिसका ऑक्सीकरण होता है उसको अवकारक पदार्थ कहते हैं, और जिसका अवकरण होता है उसे हम ऑक्सीकारक पदार्थ कहते हैं। तो अब बात करते हैं कंबसन यानी दहन के बारे में। तो दहन क्या होता है, तो उसके बारे में अब देखते हैं। कंबसन यानी कि दहन, तो कोई भी सब्सटेंस, कोई भी पदार्थ जब ऑक्सीजन का प्रेजेंस में, जब ऑक्सीजन का यानी कि एयर का प्रेजेंस में बर्न हो, यानी कि जलने लगे, तो उसे ही हम दहन कहते हैं। कोई भी सब्सटेंस जब ऑक्सीजन यानी कि एयर का प्रेजेंस में जब जलता है तो उसे हम दहन कहते हैं, यानी कंबसन कहते हैं। दहन के लिए 3 चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। पहला, हवा यानी कि ऑक्सीजन की, यानी ऑक्सीजन प्रेजेंट होना चाहिए। दूसरा, ऐसा पदार्थ जो जलता हो, यानी कंबसेबल सब्सटेंस होना चाहिए। तीसरा, ज्वलन ताप होना चाहिए। तीसरा, ज्वलन ताप, यानी दहन के लिए 3 चीज, हवा यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति, दूसरा दाह्य पदार्थ यानी जलने वाले पदार्थ की उपस्थिति यानी कंबसेबल सब्सटेंस, और तीसरा ज्वलन ताप, यानी कि ज्वलन ताप क्या होता है, तो वह तापमान जिस पे कोई पदार्थ जलने लगे तो उसे ही हम ज्वलन ताप कहते हैं। तो दहन कभी कभी ऑक्सीजन का अनुपस्थिति में भी दहन संभव है, जैसे कि मैग्नीशियम, तो ये एक्सेप्शन है, यानी कि अपवाद है। अपवाद में याद रखेंगे मैग्नीशियम, जो कि नाइट्रोजन का प्रेजेंस में जलता है। मैग्नीशियम क्या होता है, तो नाइट्रोजन का प्रेजेंस में ही जलने लगता है, जबकि बाकी सब्सटेंस को जलने के लिए एयर चाहिए, यानी ऑक्सीजन चाहिए। तो ज्वलन ताप को हम बता ही दिए कि ज्वलन ताप यानी इग्निशन टेम्परेचर वो होता है जिसपे कि कोई पदार्थ जलना यानी बर्न होना शुरू करता है। तो कंबसन यानी दहन, कोई भी पदार्थ जब ऑक्सीजन का प्रेजेंस में जलने लगे तो उसे कंबसन कहा जाता है। इसके लिए 3 चीज़ों की जरूरत। अब इसका एक्सेप्शन में याद रखना है मैग्नीशियम,
जो कि नाइट्रोजन का प्रेजेंस में ही जलने लगता है। और मैग्नीशियम को जलाने से पहले साफ किया जाता है, मैग्नीशियम रिबन को, क्योंकि वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करके ऑक्साइड बना देता है और उस पर धूल जमा होने के कारण वो नहीं जलेगा, तो इसीलिए उसको जलाने से पहले साफ करते हैं। तो अब बात करते हैं रेंसिडिटी के बारे में, जिसको कि हिंदी में कहते हैं विकृत गंधिता। रेंसिडिटी यानी कि विकृत गंधिता। तो विकृत गंधिता क्या होता है? तो जब घर में भोजन को रखा जाता है तो कुछ समय बाद वो, यानी कि लगभग 24 से 25 घंटे बाद वो भोजन ऑक्सीजन से रिएक्शन करके खराब होने लगते हैं, यानी कि अपना स्वाद या टेस्ट बदलने लगते हैं और वो हमें हानिकारक हो जाते हैं हमारे लिए, यानी कि वो खराब हो चुके हैं, तो उसे ही हम रेंसिडिटी कहते हैं। रेंसिडिटी क्या होता है? तो घर में रखा हुआ भोजन अगर वो ज़्यादा समय पहले का है तो वो ऑक्सीजन से रिएक्शन होके खराब होने लगते हैं, गंध देने लगते हैं और खट्टे हो जाते हैं, तो उसे ही हम रेंसिडिटी कहेंगे, यानी विकृत गंधिता कहेंगे। तो ज़्यादा तला हुआ भोजन जल्दी से खराब होते हैं, यानी उसमें रेंसिडिटी जल्दी होते हैं। तो रेंसिडिटी से बचने के लिए कुछ उपाय किया जाना चाहिए, जैसे कि एंटीऑक्सीडेंट मिला के, अगर भोजन में एंटीऑक्सीडेंट मिला दिया जाए तो उसको रेंसिडिटी से बचाया जा सकता है। दूसरा, फ्रीज में भोजन को रख के, यानी अगर फ्रीज में रखा जाए तो भी रेंसिडिटी से बचा जा सकता है। तीसरा, वायु रुद्ध बर्तनों में रखे, यानी कि एयर टाइट कंटेनर में अगर रखा जाए भोजन को तो भी रेंसिडिटी से बचाव संभव है। तो रेंसिडिटी क्या हुआ? तो भोजन ऑक्सीजन से रिएक्शन करके खराब होने लगते हैं, तो उसे ही हम रेंसिडिटी कहते हैं, यानी कि विकृत गंधिता कहते हैं। बचाव के तरीके यहाँ इंपॉर्टेंट है याद रखने, क्योंकि कम से कम 2 तरीके पूछे जाते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कोरीजन के बारे में, यानी कि संक्षारण क्या होते हैं। कोरीजन यानी कि संक्षारण। तो संक्षारण क्या होते हैं? तो उससे पहले हमको जान लेना चाहिए मेटल। तो मेटल क्या होता है? तो जिसके पास भी अपना चमक हो, जो ध्वनि उत्पन्न करे, ये सब मेटल होते हैं। मेटल के बारे में पीछे के क्लास में सबने पढ़ा होगा। तो कोरिजन यानी संक्षारण क्या होता है? तो मेटल जो होंगे वो हवा से, यानी एयर से, जलवाष्प से, यानी कि वाटर वेपर से रिएक्शन करके अपना ही सरफेस को लॉस पहुंचाने लगते हैं। मेटल एयर से या फिर वाटर वेपर से खुद ही रिएक्शन करके अपना ही सरफेस में लॉस पहुंचाने लगते हैं, उसे ही हम कोरिजन कहते हैं। यानी कि धातु क्या होंगे? तो वायु से या जलवाष्प से अभिक्रिया करके खुद ही अपने आप को क्षति पहुंचाने लगते हैं, तो उसे हम कोरिजन कहते हैं, यानी कि संक्षारण कहते हैं। तो संक्षारण यानी कोरिजन से बचाव के भी बहुत तरीके हैं, जैसे कि धातु को यानी मेटल को अगर रंग दिया जाए तो कोरिजन से बचाव संभव है। दूसरा, उसमें ग्रीस लगा के उसका बचाव संभव है। वर्निश का लेप चढ़ाकर भी उसका संक्षारण संभव है। तो ये सब कोरिजन से बचाव के तरीके हैं। तो इनमें भी किन्हीं भी 2 तरीकों को याद रखना चाहिए। तो कोरिजन क्या हुआ? तो मेटल एयर से या फिर वाटर वेपर से और बरसात के दिनों में यानी बारिश में अपना ही सरफेस में लॉस पहुंचाने लगते हैं, तो उसे ही कोरिजन कहा जाता है, यानी कि संक्षारण कहा जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि संक्षारण समझ में आ गया होगा। बचाव के तरीके में रंगाई करके और ग्रीस लगा के कोरिजन से बचा जा सकता है। तो इसके बाद हम बात करेंगे कि एलपीजी में क्या क्या होते हैं, तो उसके साथ ही ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। एलपीजी का फुल फॉर्म होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस, यानी कि हिंदी में द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस। एलपीजी का फुल फॉर्म लिक्विड पेट्रोलियम गैस, यानी कि द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस। तो एलपीजी गैस में 3 चीजें होती हैं, ब्यूटेन, प्रोपेन और इथेन।
एलपीजी गैस में क्या क्या होगा? ब्यूटेन, प्रोपेन और इथेन। ब्यूटेन, प्रोपेन और इथेन। लेकिन अगर पूछा जाए कि एलपीजी गैस का मुख्य अवयव क्या है, तो वो हो जाएगा ब्यूटेन। यानी अगर पूछा जाए इसका मेन कंपोनेंट क्या है, तो उसका आंसर होगा ब्यूटेन। एलपीजी गैस का मुख्य अवयव ब्यूटेन, लेकिन उसमें क्या क्या होते हैं? तो ब्यूटेन, प्रोपेन और इथेन। इसका फुल फॉर्म हो गया लिक्विड पेट्रोलियम गैस, यानी कि द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस। तो एलपीजी गैस में ये तीनों चीज हैं, लेकिन इन तीनों में किसी में भी गंध नहीं होता है। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम था कि अगर एलपीजी गैस लीक करने लगे तो लोगों को पता भी नहीं चलता और एलपीजी गैस लीक हो रहा होता, क्योंकि इन तीनों में किसी के पास स्मेल नहीं था। तो इसमें एक्स्ट्रा में मिलाया जाता है इथाइल मरकैप्टन। इसमें क्या मिलाया जाएगा? इथाइल मरकैप्टन। ये बहुत ज़्यादा गंध देता है, तो जब भी एलपीजी गैस लीक होता है तो इथाइल मरकैप्टन इतना ज़्यादा महकने लगता है कि हमें पता चल जाता है कि एलपीजी गैस लीक कर रहा है। यानी एलपीजी गैस को लीक का पता लगाने के लिए उसमें इथाइल मरकैप्टन मिलाया जाता है, जिसका फॉर्मूला होता है C2H5SH। C2H5SH इथाइल मरकैप्टन। अब बात करते हैं कि चिप्स की थैली में कौन सी गैस होती है? तो नाइट्रोजन गैस होती है। तो इसी के साथ ये चैप्टर खत्म हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अगर अच्छे से समझ में नहीं आए तो एक बार फिर से दोबारा इस चैप्टर के सारे वीडियो को देखिए और एनसीईआरटी के बुक के क्वेश्चन आंसर्स को बनाने का कोशिश कीजिए। तो वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी वीडियो का लाभ मिल सके। और नोट्स पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए।